नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई बीमारी के बारे में बात करने के लिए। हमारे साथ सर्वोदय हॉस्पिटल के सेंटर फॉर डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह साथ में मौजूद हैं। मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों, एक जो जानकारी होती है, जो जागरूकता होती है, वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार होती है। आज उसी हथियार को और तेज करने के लिए और मजबूत करने के लिए हम आपसे जुड़े हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस में स्क्रीनिंग और उसके इलाज के जो कि महत्व होता है उसके बारे में। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर से पूछना चाहूँगा कि सर, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? नमस्कार आप सभी को। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बोन मेटाबॉलिज्म की जो है सबसे आम तौर पर पाई जाने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स पोरस बोन्स। तो बोन्स जो है वीक हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं। पोरोसिटी, उसमें जो सॉलिड बोन होना चाहिए उसमें पोरस बोन हो जाता है, थिन हो जाती हैं। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो कमजोर हो जाती हैं हड्डियां और बिना चोट के, बिना किसी वजह के हल्की सी चोट लगने पर टूट जाती हैं। तो डेफिनेशन जो है ऑस्टियोपोरोसिस का दो तरीके से होता है। एक तो बोन डेंसिटी पे होता है, डेक्सा स्कैन करते हैं जिससे बोन डेंसिटी पता चलता है। बोन डेंसिटी का कम होना, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं डेफिनेशन के लिए, कि नॉर्मल एज पॉपुलेशन का जो बोन डेंसिटी है उससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो उससे एक होता है कि मिनिमम 2.5 टी स्कोर एक होता है, उसके बेसिस पे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। दूसरा, बोन डेंसिटी ना भी हो और किसी की हड्डी, पैर की हड्डी, कूल्हे की हड्डी, हाथ की हड्डी टूट गई बिना किसी एक्सीडेंट के या बिना किसी मेजर ट्रॉमा के, तो वो अपने आप ही साबित हो जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, ब्रिटल बोन्स हैं जो बिना ज़्यादा चोट के टूट गई। डॉक्टर साहब, आपने बताया ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये होता क्यों है मानव शरीर में? जी, तो आमतौर पे बोन्स जो है वो डायनेमिक फेज में होते हैं, स्टैटिक फेज में नहीं होते हैं। डायनेमिक मतलब लगातार मॉडलिंग रिमॉडलिंग होती रहती है, या और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो बोन फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन लगातार होते रहता है, क्योंकि ये कैल्शियम, फास्फोरस जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल स्टोर करता है बोन्स। तो बोन बन भी रही होती है और एब्जॉर्ब भी हो रही होती है। तो शुरुआत के समय में, लाइफ के पहले 2-3 दशकों तक, 30 साल तक से ज्यादा होता है, बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, थिकनेस बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद 30 साल या 40 साल के बाद में फॉर्मेशन कम होने लगता है, रिजॉर्प्शन जो है उससे कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल्स जो है ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं। तो तब बोन्स की थिकनेस, स्ट्रेंथ जो है कम होती जाती है, बोन डेंसिटी कम होती जाती है। तो फिर ऑस्टियोपेनिया शुरू में बोलते हैं, थोड़ा डेंसिटी थोड़ा कम होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये साइंटिफिक तरीका है मतलब समझने को ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, बोन फॉर्मेशन कम हो रहा है और रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह कई सारी हो सकती है। आमतौर पे एजिंग जो है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने का। जैसे जैसे ग्रोथ होती है, पहले फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और बाकी भी सिस्टम्स के जैसे एजिंग के साथ में फॉर्मेशन कम होने लग जाता है और एजिंग शुरू हो जाती है, तो रिजॉर्प्शन ज़्यादा होने लग जाता है। तो एजिंग जो है वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस का। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई वर्ग विशेष होता है या कोई जेंडर, ऐसा कोई मानक होता है कि इन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज़्यादा है? जी बिल्कुल। तो किसको खतरा ज़्यादा है, तो होता क्यों है, मैंने आपको बताया, बोन फॉर्मेशन कम हो जाता है और रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो एज ही हो गया, ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस एजिंग की बीमारी जनरली कंसीडर की जाती है। आमतौर पे फीमेल्स में, महिलाओं में जो है माहवारी जब बंद हो जाती है, हार्मोन्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप शुरू हो जाना हो जाता है। उसी तरीके से पुरुषों में जो है मीनोपॉज जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके भी हार्मोन्स 40 के बाद से जनरली थोड़े थोड़े घटने लग जाते हैं। हर साल 10 साल में 10% कम हो जाता है। तो इन जनरल औरतों में, महिलाओं में मीनोपॉज के 10 साल बाद, 50 साल, 60 साल के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ने लग जाता है, और पुरुषों में 70 साल के बाद उम्र के हिसाब से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ने लग जाता है।
बाकी भी कई सारी बीमारियां होती हैं जो बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन दोनों को अफेक्ट करती हैं और उनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फॉर्मेशन की बात करें तो न्यूट्रिशन अगर कम है, किसी का कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, बाकी न्यूट्रिशन की कमी है, तो बोन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, बोन्स वीक हो जाएंगी, वो एक रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस का। बाकी कई सारी बीमारियां होती हैं, कुछ हार्मोन्स की कॉमन बीमारियों की बात करें तो पीटीएच हार्मोन ज़्यादा अगर किसी को होता है, पैराथायराइड हार्मोन, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन अगर कम एज में किसी को बीमारी है, शुरू से ही नहीं बनता हार्मोन, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है बोन्स बनने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी, एस्ट्रोजन की कमी, पीटीएच हार्मोन का ज़्यादा होना, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन और कुछ और दूसरी भी हार्मोन संबंधित बीमारियां होती हैं, कुशिंग सिंड्रोम, या किसी के किडनीज में डिफेक्ट होता है, कैल्शियम ज़्यादा फिल्टर होता है, किडनी से कैल्शियम निकलता है, इन लोगों को पथरी भी बनती है, किडनी स्टोन्स भी क्योंकि कैल्शियम निकलता है किडनी से, और वो कैल्शियम जो है बोन से आता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाना। बाकी भी कोई भी सिस्टमिक डिजीज हो, किडनी की हो, लीवर की हो, उन सब में भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा सामान्य कंडीशन जो है वो COPD, जो लंग्स की या दमे की बीमारियां होती हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स यूज किए जाते हैं। तो आर्थराइटिस और कोई भी मरीज जो किसी भी बीमारी के लिए स्टीरॉइड्स मेडिसिन खा रहा हो लंबे समय के लिए, उससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस को उम्र से जोड़ा कि उम्र के साथ साथ वो चीज़ें बढ़ने लगती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस होने के उम्र के अलावा भी कोई और कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस एक बोलते हैं, जो मीनोपॉज के बाद में महिलाओं में होता है, वो सबसे कॉमन है। उसके बाद में अभी जो मैंने बीमारियां गिनाई, तो अगर किसी को ये बीमारी है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कम एज में भी हो सकती है। कभी कभी रेयरली कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बचपन में भी बच्चों की भी हड्डियां टूटने लग जाती हैं एक के बाद दूसरी तीसरी। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की एक बीमारी होती है, उसमें तो बच्चे का जब गर्भावस्था में होता है तभी से हड्डियां टूटनी शुरू हो जाती हैं, इतनी कमजोर होती हैं हड्डियां। तो कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो कम उम्र में, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बाकी जो हार्मोन्स की कंडीशन है, पैराथायराइड हार्मोन की बात कही मैंने, कुशिंग सिंड्रोम होता है, हाइपर कैल्सियूरिया, यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा आना, माल न्यूट्रिशन, ये इन सब वजहों से ऑस्टियोपोरोसिस कम उम्र में, जरूरी नहीं है कि आपको जो प्रोसेस 60-70 साल में होना चाहिए वो प्रोसेस 30 साल में भी 40 साल में भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जनरली हम ऐसा सुनने को मिलता है कि जब किसी का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई फ्रैक्चर होता है तब उसको ये चीज़ पता लगती है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो इसमें स्क्रीनिंग का कितना बड़ा रोल है, और हम कैसे इस तरह का डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसको पर्टिकुलर को ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है? जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन बीमारी है, स्पेशली एजिंग पॉपुलेशन में, सीनियर सिटीजन्स में, रेयर चीज नहीं है। दूसरा है कि सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस को कोई भी स्पेशल सिम्टम्स नहीं होते हैं। फ्रैक्चर ही मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट प्रेजेंटेशन में पहला सिम्टम होता है। तो इसीलिए हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात आज कर रहे हैं कि फ्रैक्चर से बचना है, फ्रैक्चर से बचाना है। फ्रैक्चर को अब हो गया तब तो जोड़ना पड़ेगा ही, लेकिन उसके बाद भी दूसरा फ्रैक्चर होने का भी डर रहता है। तो दो सिचुएशंस है। एक तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कि जिनको फ्रैक्चर हुआ नहीं है लेकिन होने का खतरा है, उनको लाइफस्टाइल या मेडिसिन में बदलाव करना कि जिससे फ्रैक्चर ना हो। दूसरा, जो आते हैं जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं कि हड्डी टूट जाती है तब आते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस पता चल जाता है, उसमें भी सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है कि एक फ्रैक्चर हो गया, उनको ऑस्टियोपोरोसिस है तो हड्डी तो जोड़ दी, ऑपरेशन कर दिया, कुछ कर दिया। इन लोगों में और बार बार फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, एक बार हड्डी टूट चुकी है। तो उनमें भी सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए इनको तो मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। हर किसी को मेडिसिन लेना चाहिए जिससे आगे दूसरा फ्रैक्चर ना हो। ये उसी तरीके से होता है जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो गया, एक बार ब्लड क्लॉट बन गया तो आपने उसको खोल तो दिया, लेकिन अगर आप उसको मेडिसिन नहीं देंगे ब्लड वेसल्स को क्लीन रखने के लिए तो दूसरा स्ट्रोक, दूसरा हार्ट अटैक हो जाता है। उस मानव की तो उसी तरीके से उसकी हड्डी कमजोर है, उसको जितनी हड्डी जितनी मजबूत होनी चाहिए यंग एज में उतना मजबूत नहीं कर सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ होती हैं और कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स होते हैं जिनसे हम जो खतरा है आगे फ्रैक्चर होने का, दूसरा फ्रैक्चर और तीसरा फ्रैक्चर, उसको हम कम कर सकते हैं।
और सबको करना चाहिए। लेकिन आमतौर पे प्रैक्टिस में देखा जाता है लोग ऑपरेशन करके कई बार भूल जाते हैं, वो मेडिसिन से बचना चाहते हैं, लेकिन मेडिसिन से बच के फिर वो फ्रैक्चर के उसमें आ जाते हैं, खतरे में। सर, इसका डायग्नोसिस हम किस तरह से पता कर सकते हैं? डायग्नोसिस दो ही तरीका है। सिम्टम्स मैंने बताया जनरली होता नहीं है। फ्रैक्चर जो है 2-3 जगह के कॉमन होते हैं। एक तो रिस्ट का होता है, 40-50 साल की जस्ट मीनोपॉज के बाद में शुरू होता है रिस्ट फ्रैक्चर का। कहीं गिरते गिरते महिलाओं में गिरने वाले और हाथ से संभालने की कोशिश की, वेट तो टूट जाती है हड्डी। तो एक रिस्ट फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर हो जाएगा तो हर कोई डॉक्टर के पास आता ही है, डायग्नोसिस हो ही जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली लेट होता है। दूसरा, फिर जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है और हाथ नहीं रख पाते हैं खुद को संभालने के लिए, तो छोटा छोटा फिसल गए, घर पे ही गिरने से भी बच गए, फिसल ही गए, तब भी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूटने लग जाती है एक एक करके। क्योंकि रीढ़ की हड्डियां छोटी छोटी होती हैं तो वो बीच में पिचकती जाती हैं, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखता है। जब कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं तब डिफॉर्मिटी हो जाती है, या कई बार झुक के चलने लग जाते हैं लोग, कुछ लोगों की लंबाई भी कम हो जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं स्पाइन फ्रैक्चर के। पेन भी होता है कुछ लोगों को। और जो तीसरा कॉमन फ्रैक्चर है हिप का, कूल्हे का तो जब फ्रैक्चर होता है तो पता ही चल जाता है, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं सकते हैं, तो वो फ्रैक्चर पता चल जाता है, लेकिन ये लेट डायग्नोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात हम करें प्राइमरी प्रिवेंशन की, फ्रैक्चर होने ही नहीं देना है। तो जो हाईएस्ट रिस्क ग्रुप है, जो मैंने बताया कि 60-65 साल की उम्र में फ्रैक्चर होने का खतरा ज्यादा हो जाता है महिलाओं में, उसी उम्र से स्क्रीनिंग, जो बोन डेंसिटी सिंपल टेस्ट होता है, बोन डेंसिटी हिप का स्पाइन का कर लिया, उसमें पता चल जाता है कि कितनी वीक बोन्स हैं। सिर्फ कैल्शियम से, विटामिन डी से बात बन जाएगी, या अलग कुछ मेडिसिन देना पड़ेगा जिससे बोन रिजॉर्प्शन कम हो, बोन फॉर्मेशन ज्यादा हो और फ्रैक्चर का खतरा कम हो जाए। उसी तरीके से पुरुषों में 70-75 साल से शुरू कर देना चाहिए स्क्रीनिंग, क्योंकि इस ग्रुप में ये कॉमन है और अगर इंटरवेंशन करेंगे तो फ्रैक्चर से बचा सकते हैं। बाकी कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं, किसी को स्टेरॉइड्स चल रहा है, किसी की फैमिली में कोई जेनेटिक कंडीशन है पता है, बाकी टेस्टोस्टेरोन की कमी है, एस्ट्रोजन की कमी है, मेनोपॉज किसी को जल्दी हो गया, पीटीएच हार्मोन की बीमारियां हैं, तो इन सब सिचुएशन में भी प्राइमरी कंडीशन के साथ साथ हार्मोन रिप्लेसमेंट के साथ साथ बोन डेंसिटी भी करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा कम है बोन डेंसिटी तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ में चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने बात की ऑस्टियोपोरोसिस के कारण की, वो होता क्या है, उसकी स्क्रीनिंग की, रोल की, डायग्नोसिस की। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज की, तो क्या हमारे पास इसका इलाज उपलब्ध होता है, और हम ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद किस तरह से अपने आप को फ्रैक्चर से बचा सकते हैं? जी, तो ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करते हैं इसलिए फ्रैक्चर से बचाने के लिए ही करते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस ही ना डेवलप होने देना। जी। तो बोन्स आपकी बाद में कितनी वीक होंगी, नॉर्मल एजिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी बीमारियों की बात छोड़ देते हैं, जो हार्मोन संबंधित बताया, स्टेरॉइड संबंधित बताया। तो पहले के जीवन के पहले 3 दशक जो है हड्डियां बनती हैं और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है तीसरे दशक में पूरी होती है। तो शुरुआत में जितनी हड्डियां मजबूत रहेंगी उतना रिस्क बाद में कम रहेगा वीक बोन्स का। तो रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, कैल्शियम एडिक्वेट होना डाइट में, विटामिन डी एडिक्वेट होना, आपको एक्सपोजर होना सनलाइट का, या अगर एक्सपोजर सनलाइट का नहीं है तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन टू मेक योर बोन्स स्ट्रॉन्ग। बाकी स्मोकिंग से खतरा होता है, अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेस है उससे खतरा होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी जो है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उससे भी बोन्स वीक होती हैं धीरे धीरे, क्योंकि बोन्स पे लोडिंग अनलोडिंग नहीं होता है, बोन्स का एक्सरसाइज नहीं होता है, सो रिजॉर्प्शन ज्यादा होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, सन एक्सपोजर, विटामिन डी के लिए, कैल्शियम का इनटेक, एक्सरसाइज, स्मोकिंग अवॉइड करना, ज़्यादा अल्कोहल ना कंज्यूम करना, नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस। और सेम थिंग इवन व्हेन यू एज 50-60 ईयर्स के भी हो गए तब भी सेम चीज़ें काम आती हैं। और बोन डेंसिटी से कितनी वीक है बोन्स वो पता चलता है। ऑस्टियोपेनिया जो है वो अर्ली स्टेज होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, जनरली उसमें लाइफस्टाइल मेजर्स और विटामिन डी, कैल्शियम ही देते हैं। बट अगर फ्रैक्चर रिस्क ज़्यादा हो ऑस्टियोपेनिया में, दूसरे भी रिस्क हो फ्रैक्चर्स के, जैसे स्टेरॉइड्स पे हैं, कुशिंग सिंड्रोम है, पैराथायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, इन सब सिचुएशन में ऑस्टियोपेनिया में भी एंटी फ्रैक्चर थेरेपी, मतलब मेडिसिन फ्रैक्चर का रिस्क कम करने के लिए दिया जाता है।
और अगर बोन डेंसिटी के हिसाब से किसी का ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, टी स्कोर जो है बोन डेंसिटी बहुत कम है, 2.5 टी स्कोर होता है, उससे कम है, तो इन सबको मेडिसिन लेना चाहिए जो फ्रैक्चर से बचाने के लिए होती हैं। और टैबलेट्स भी होते हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो डिस्कस करके डिसाइड करते हैं पेशेंट से किसको क्या कन्वीनियंट है। सबका कॉस्ट अलग है, बेनिफिट अलग है, बट ओवरऑल 50% तक रिस्क कम हो जाता है फ्रैक्चर का जो ट्रीटमेंट लेते हैं। और फिर से वही तीसरी सिचुएशन है कि फ्रैक्चर हो गया, जिसको हो गया, लेट हो गया, बट फिर भी इनको दोबारा फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है, तो इन सबको मेडिसिन लेना चाहिए कि जिससे दूसरा फ्रैक्चर ना बने। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको किसी फ्रैक्चर का वेट नहीं करना है, आपको अपनी उम्र के हिसाब से जरूरी टेस्ट करवाने हैं, और यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो आपको तुरंत मेडिकेशन का सहारा लेना है। सर, मैं चर्चा का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग अभी भी स्वस्थ हैं, जिनको अभी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं है, वो अपनी जीवन शैली में या खान पान में किस तरह से बदलाव लाएं कि उन्हें ये समस्या जीवन भर ना सताए। तो मेरा यही संदेश है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो वीक बोन्स हैं, हड्डियां टूटती हैं, जनरली उसके पहले कोई सिम्टम्स नहीं होता, यूजुअली डायरेक्टली फेटल नहीं होते हैं, सीधे फ्रैक्चर से जान नहीं जाती है, इनडायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई बार फेटल भी होता है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाता है। कई सारे लोग दोबारा चल ही नहीं पाते हैं, कई सारे लोग जिंदगी के आखिरी कई साल बिस्तर पे और व्हील चेयर पे बिता देते हैं। तो इनसे बचा जा सकता है काफी हद तक। और बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, एक्टिव रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, विटामिन डी रिप्लेसमेंट या सन एक्सपोजर करें, और कैल्शियम का इंटेक होना चाहिए, स्मोकिंग से बचें, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा ना लें। और जो एल्डरली हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, 60-65 प्लस फीमेल्स, 70-75 प्लस मेल्स, वो अपना रूटीन स्क्रीनिंग भी कराएं, ऑस्टियोपोरोसिस का, बोन डेंसिटी कराएं। कई बार हम सिर्फ डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल में उलझे रह जाते हैं, और लोग भी नहीं समझते हैं, या कई बार बात नहीं हो पाती है बोन डेंसिटी की। तो मैं सबको इंकरेज करता हूँ, जो भी सीनियर सिटीजन्स आते हैं, कि आप बोन डेंसिटी कराओ। कैल्शियम विटामिन डी तो लेना ही है सबने 60 प्लस और 70 प्लस के बाद में, बट बोन डेंसिटी के बाद में हमें पता चल जाएगा कि फ्रैक्चर रिस्क कितना है, और उसके हिसाब से मेडिसिन दी जा सकती हैं जिससे आपको फ्रैक्चर ना हो बाद में और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनी रहे। तो दोस्तों, आपकी आज की जागरूकता आपको कल बीमारियों से बचा सकती है। इन्हीं सभी जरूरी जानकारियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ थे सर्वोदय हॉस्पिटल के डायबिटीज सेंटर फॉर डायबिटीज एवं एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं चर्चा में शामिल होने के लिए, और धन्यवाद करता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें समय दिया, हमारे साथ जुड़े, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।